गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमारे आहार नाल के विभिन्न भाग कंप्लीट हो गए थे। तो आज की वीडियो में हम आहार नाल में ही विभिन्न पाचक ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि पाचक ग्रंथियां। ये जो पाचक ग्रंथियां हैं ये आपकी बहिस्त्रावी ग्रंथियां हैं। किस तरह की ग्रंथियां होती है ये? बहिस्त्रावी। हमने पढ़ा कि जो ग्रंथियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, बहिस्त्रावी ग्रंथियां और मिश्रित प्रकार की ग्रंथियां। तो जो पाचक ग्रंथियां हैं ये कौन सी ग्रंथियां हमारी? बहिस्त्रावी। दैट मीन्स इन्हें क्या होगा, आपको नलिकाओं की आवश्यकता पड़ती है। जो एंजाइम से स्त्रवित करेंगी उन्हें नलिकाओं की सहायता से रुधिर में स्त्रवित करती है। यदि हम पाचक ग्रंथियों की बात करें तो मनुष्य में 3 पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी पाचक ग्रंथियां उपस्थित होती है? 3 पाचक ग्रंथियां मनुष्य में उपस्थित होती है। उनके नाम क्या क्या है देखिए। पहली हम बात करते हैं लार ग्रंथि, जिन्हें हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। दूसरी प्रकार की जो ग्रंथि है वो है यकृत, इसे हम बोलते हैं लीवर। ये आपकी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। जबकि जो तीसरी ग्रंथि है हमारे पास वो क्या है, आपकी अग्नाशय। यह अग्नाशय आपकी बहिस्त्रावी ग्रंथि भी है। अगर हम पाचन की बात करते हैं तो पाचन में तो तीसरी हमारे पास अग्नाशय है, यह बहिस्त्रावी ग्रंथि के समान भी काम करती है। यदि हम पाचन की प्रक्रिया में बात करें तो बहिस्त्रावी ग्रंथि है, किंतु यह अंतःस्त्रावी ग्रंथि के समान भी काम करती है। इसीलिए इसे किस प्रकार ग्रंथि बोल देते हैं हम? मिश्रित प्रकार की ग्रंथि से बोल दिया जाता है। क्लियर? अब देखिए सबसे पहली ग्रंथि के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली ग्रंथि कौन सी है हमारी? लार ग्रंथि। लार ग्रंथियां कहाँ उपस्थित होती है? लार ग्रंथियां, ये लार ग्रंथियां मुख गुहा में उपस्थित होती है। जिसे हमने बोला एक बकल कैविटी। तो जो आहार नाल का पहला भाग था मुख, और मुख कहाँ खुल रहा था हमारा? मुख गुहा में। तो मुख गुहा में हमारे पास लार ग्रंथियां पाई जाती है। और ये लार ग्रंथियां की संख्या में कितनी होती है? 3 जोड़ी, पेयर में, समूह में, जोड़े में उपस्थित होती है। और संख्या में कितनी होंगी? ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें एक जोड़ी तो आपकी जीभ के नीचे होती है, जिसे बोलेंगे हम अधोजिह्वा। क्या बोलेंगे इसे? अधोजिह्वा, जिह्वा के नीचे। दूसरी होती है वो जबड़े के पास होती है। तो एक जोड़ी कहाँ होगी? आपके जबड़े के पास, यानी कि अधोजंभ। और जो तीसरी जोड़ी है आपके पास वो कहाँ होगी? आपके पास कान के पास उपस्थित होती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? कर्णपूर्व। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी आपके पास? कर्णपूर्व लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि संख्या में 3 जोड़ी होती है। तो एक जोड़ी जीभ के पास होगी, एक जोड़ी जबड़े के पास होगी, जबकि एक जोड़ी कान के पास उपस्थित होती है। क्या काम करेगी ये लार ग्रंथियां? ये लार ग्रंथियां लार का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करेगी? लार का स्त्रवण करती है। यह जो लार है इसकी पीएच कैसी हो जाएगी? आपकी क्षारीय पीएच। लार कैसी होती है? क्षारीय पीएच होती है। और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के तो आपके पास लवण पाए जाएंगे। जल उपस्थित होता है इसमें, लवण उपस्थित होते हैं इसमें। लवण में मुख्य रूप से क्या हो जाएंगे आपके पास? NaCl, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम कार्बोनेट, ये इनमें मुख्यतः उपस्थित होते हैं। यदि हम एंजाइम की बात करें तो इसमें एंजाइम कौन सा होगा? इसमें एक तो हमने अभी जो कल बात की थी लाइसोजाइम की, जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। और दूसरा जो एंजाइम है वो कौन सा होगा? यहाँ पे टाइलिन। टाइलिन एंजाइम या अमाइलेज एंजाइम, इसे एमिलेज भी बोल देते हैं। एक्चुअली में क्या बोलते हैं इसे? अमाइलेज एंजाइम। ये जो टाइलिन या जो अमाइलेज एंजाइम है ये किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो मुख में किसका पाचन होगा? चूंकि मुख में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम उपस्थित हैं, तो मुख में किसका पाचन होगा? हमारे केवल कार्बोहाइड्रेट का ही मुख में पाचन हो पाता है। और चूंकि लाइसोजाइम उपस्थित है इसीलिए लार क्या करती है? जीवाणुओं को नष्ट करने का काम भी करती है। जीवाणुओं को नष्ट हो जाता है। अगर आपके भोजन के साथ कोई जीवाणु मुख में प्रवेश करते हैं तो क्या हो जाएंगे? ये नष्ट हो जाते हैं। क्लियर हुआ? ये तो हमने बात कर ली लार ग्रंथि की। सेकंड अब हम बात करते हैं पहले
अग्नाशय की बात कर लेते हैं, क्योंकि यकृत एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो सेकंड हम बात करते हैं अग्नाशय की। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैनक्रियाज। अब देखिए हम बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि की। ये जो अग्नाशय ग्रंथि है ये कैसी आपकी दूसरी बड़ी पाचक ग्रंथि, दूसरी बड़ी पाचक ग्रंथि है ये। पहली बड़ी कौन सी हो जाएगी हमारी? यकृत, और दूसरी कौन सी हो गई? अग्नाशय। किस प्रकार की ग्रंथि है ये? मिश्रित ग्रंथि है। किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित। मिश्रित क्यों है? क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अंतःस्रावी के समान भी व्यवहार करती है और बहिस्रावी के समान भी यह व्यवहार करती है। तो किस प्रकार की हो गई ये आपकी? तो यह कैसी हो गई हमारी? मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। उपस्थित कहाँ होती है ये? ग्रहणी के लूप में। ग्रहणी के लूप में जो ग्रहणी का पाश है, पास आपकी ग्रहणी यू के शेप की स्ट्रक्चर बनाती है। इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर में क्या उपस्थित होता है? हमारा अग्नाशय उपस्थित होता है। तो हमने देखा अग्नाशय सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, यह है हमारी मिश्रित ग्रंथि है, और साथ ही साथ क्या है? अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों के समान काम करती है। उपस्थित कहाँ होगी? ग्रहणी के पास में यह उपस्थित होती है। यह वर्ड है पाश, लूप। लूप का मतलब क्या होता है? यू के आकार की संरचना जो ग्रहणी बनाती है उसमें यह उपस्थित होती है। यदि हम इसके उद्भव की बात करें तो भ्रूण के एंडोडर्म से बनती है। किससे बनेगी? एंडोडर्म से। 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो ये जो आंतरिक स्तर है एंडोडर्म, उससे यह निर्मित होता है। अब हम बात करते हैं संरचना की। अग्नाशय की जो संरचना है अनियमित आकार की होती है। इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अग्नाशय में क्या उपस्थित होगी? 2 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो एक प्रकार की कोशिका तो बहिस्रावी ग्रंथि के समान काम करेगी और दूसरे प्रकार की कोशिकाएं अंतःस्रावी ग्रंथियों के समान काम करती है। तो जो बहिस्रावी ग्रंथि के समान काम करेगी वो क्या होती है? एसिनाई। क्या होती है? एसिनाई। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के समान काम करती है उन्हें हम बोलते हैं लैंगर-हैंस की दीपिकाएं। लैंगर-हैंस की दीपिकाएं। तो देखिए ये जो एसिनाई है यह बहिस्रावी ग्रंथि के समान काम करेगी। अब इसका क्या मतलब हुआ? अर्थात ये क्या करेगी? पाचक रस स्त्रवित करती है, जो कि पाचन में काम में आता है। और इस पाचक रस को ही हम क्या बोल देते हैं? अग्नाशयी रस। क्या बोल देंगे इसे हम? अग्नाशयी रस। क्लियर हुआ? तो जो एसिनाई है यह बहिस्रावी ग्रंथि के समान काम करती है और पाचक रस अर्थात अग्नाशयी रस का स्त्रवण करती है। जबकि जो लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं हैं, ये लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं अंतःस्रावी ग्रंथि के समान काम करती है। और अंतःस्रावी ग्रंथि के समान काम करने के लिए यहाँ पे 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। उनका नाम क्या है? अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और गामा या डेल्टा कोशिकाएं। तो जो अल्फा कोशिकाएं हैं, ये जो तीनों ही कोशिकाएं हैं, ये 3 विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्त्रवित करेगी। तो अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागॉन हार्मोन स्त्रवित होता है। बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन, और जबकि गामा या डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा हम बात करें तो मुख्य रूप से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्त्रवित होता है। जब हम अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ेंगे तब हम इस लैंगर-हैंस की दीपिकाओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे और यहीं पे हम डायबिटीज मेलाइटस की बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होती है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमने एसिनाई और लैंगर-हैंस की दीपिकाओं के बारे में बात की है। तो ये तो हमारी कौन सी ग्रंथि हो गई? अग्नाशय ग्रंथि। अब हम बात करेंगे जो मुख्य ग्रंथि है हमारे पास तीसरी, वो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी आपकी? यकृत। यकृत ग्रंथि यानी कि लीवर। हम जानते हैं यकृत ग्रंथि के बारे में, सबसे बड़ी ग्रंथि है ये आपकी। सबसे बड़ी क्या है? ये पाचक ग्रंथि है। और इसकी उत्पत्ति भी किससे होगी? भ्रूण की एंडोडर्म से ही इसकी उत्पत्ति होती है। तो एंडोडर्म की बनी हुई होती है। यदि हम इसको देखें कहाँ पाया जाएगा? ये आपके डायफ्राम अर्थात तनुपट के नीचे। तनुपट के नीचे अगर उदर गुहा की बात करें तो एक तरफ तो क्या होगा? आमाशय। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आमाशय होगा और राइट हैंड साइड हम बात करते हैं तो क्या उपस्थित होगा? तनुपट के नीचे दाईं तरफ क्या उपस्थित होता है? यकृत उपस्थित होता है।
तो हमने यकृत के बारे में देख लिया कि उसकी उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। तनुपट अर्थात डायफ्राम के नीचे दाईं तरफ यह उपस्थित होता है और सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यह होती है। मुख्य रूप से इसमें 2 पालियां पाई जाती है। एक्चुअली में तो 4 पालियां होती है, लेकिन जो मुख्य पालियां हैं, मुख्य कितनी पाली है इसके पास? 2 पालियां उपस्थित है। ये 2 पालियां कौन कौन सी है? एक तो हो जाएगी दाई पाली और एक यहाँ पे कौन सी हो जाएगी आपके पास? बाई पाली। और यहीं पे यकृत के नीचे आपके पास जो दोनों पालियां हैं आपस में मिल जाती हैं और यहीं पे आपके इसके नीचे क्या पाया जाता है? पित्ताशय भी पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? पित्ताशय पाया जाता है। और ये पित्ताशय क्या करता है? जो यकृत क्या करेगा? पित्तरस निर्मित करेगा। तो यकृत जो पित्तरस निर्मित कर रहा है, इस पित्तरस को स्टोर करने का काम, यानी कि संग्रहण करने का काम कौन करेगा? पित्ताशय करता है। तो देखिए, जो यकृत में 2 पालियां हैं, दाई पाली और बाई पाली, दाई पाली और बाई पाली, इन्हीं के नीचे जो दाई पाली है, यहाँ पे क्या उपस्थित होगा? पित्ताशय उपस्थित होता है। इसकी स्थिति को हम डायग्राम की सहायता से देखते हैं। तो देखिए, डायग्राम की सहायता से हम देखने की कोशिश करते हैं यकृत की संरचना को। तो ये जो यकृत है, देखिए, इस यकृत में आपकी 2 पालियां पाई जाती है। एक तो हो गई दाई पाली और एक कौन सी हो गई? बाई पाली। दाई पाली का साइज थोड़ा बड़ा होता है, किसकी तुलना में? बाई पाली की तुलना में। तो बाई पाली का साइज तो होता है छोटा और दाई पाली का साइज क्या होता है? बड़ा। अब यहाँ से दोनों से क्या निकलती है आपकी? पित्तवाहिनी, सॉरी, यहाँ से क्या निकलेंगे आपके? दोनों से पित्तवाहिनी निकलती है, या सॉरी यकृत वाहिनी यहाँ से क्या हो गई आपके? निकलती है। तो ये क्या है? यकृत वाहिनी। इस यकृत वाहिनी से क्या होगा? यकृत में जो पित्तरस निर्मित होता है यह निकलता है। अब जो दाई पाली है, इसी के नीचे आपके एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हमने क्या बोल दिया है? पित्ताशय। क्या बोल दिया है? पित्ताशय। और दोनों मिलकर के क्या बना देंगी? ये आपके सामान्य पित्तवाहिनी बना देती है। और यह सामान्य पित्तवाहिनी कहाँ खुलेगी? आपके ग्रहणी में। कहाँ ओपन होंगी? ये ग्रहणी में। और जहां पे यह ग्रहणी में ओपन होती है, इसे हम क्या बोल देते हैं? ओडी की अवरोधनी। क्या बोल देंगे इसे? ओडी की अवरोधनी बोल दिया जाता है। तो देखिए क्या कहा हमने? यकृत की 2 पालियां हैं, दाई पाली और बाई पाली। दाई पाली का साइज थोड़ा बड़ा होता है। इसके नीचे क्या पाया जाता है? पित्ताशय। ये पित्ताशय क्या करेगा? जो यकृत में पित्तरस निर्मित होता है, इस पित्तरस के स्टोरेज का काम करता है। यहाँ पे पित्ताशय में पित्तरस निर्मित नहीं होता है, अभी तो क्या होता है? यहाँ पे इसका संग्रहण होता है। और यदि हम पित्तरस की बात करते हैं, तो पित्तरस में क्या क्या उपस्थित होता है? पित्तरस में पित्तवर्णक और पित्त लवण। पित्तरस में पित्तवर्णक और पित्त लवण उपस्थित होते हैं। इसकी पीएच कैसी हो जाएगी? क्षारीय। इस पित्तरस में किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। इसमें किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। और यही जो आपका पित्तरस है, ये आपके ग्रहणी में त्याग दिया जाता है। किसकी सहायता से? आपके सामान्य पित्तवाहिनी की सहायता से इसे त्याग दिया जाता है। क्लियर हो गया? अब जो सामान्य पित्तवाहिनी है, जो दोनों ओपन हो रही, इसे हमने क्या बोल दिया? सामान्य पित्तवाहिनी। सामान्य पित्तवाहिनी। और इसी सामान्य पित्तवाहिनी को डक्टस कोलोडोकस भी कह देते हैं हम। क्या बोल देंगे इसे? डक्टस कोलोडोकस भी इसे कह देते हैं। ध्यान रखने की बात है, पित्तरस में कोई भी पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। अब यदि हम इन पालियों की बात करते हैं, तो इन पालियों का निर्माण यकृत की विभिन्न छोटी छोटी पालियों से होता है। किससे होगा इनका निर्माण? यकृत पालियों के द्वारा। और यही यकृत पालियां यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब देखिए, यहीं पे आपके पास कुछ कुफ्फर की कोशिकाएं भी उपस्थित होती है। यकृत में विशेष प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है, जिन्हें कुफ्फर की कोशिकाएं कहा जाता है। क्या बोला जाएगा इन्हें? कुफ्फर की कोशिकाएं। ये जो कुफ्फर की कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र में काम में आती है। जब हम इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे, प्रतिरक्षा विज्ञान पढ़ेंगे, वहां पे हम देखेंगे
कि ये जो कुफर की कोशिकाएं हैं, महाभक्षकाणु का निर्माण, ये महाभक्षकाणु क्या करते हैं, भक्षण का मतलब है खाने वाले, तो क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया को या वायरस को, जिन्हें हम कहते हैं पैथोजन, रोग उत्पन्न करने वाले, जो भी आपके रोगजनक हैं, जो कि आपकी बॉडी में रोग उत्पन्न करेंगे, उन जीवित जीवों को लेकर के खाने, उन्हें नष्ट करने का काम करते हैं। तो देखिए, यकृत में आपके पास कुफर कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि महाभक्षकाणु के समान काम करती है। क्या करेंगी ये जितने भी आपके जीवाणु या जो भी आपके रोगजनक है, उन्हें ग्रहण करके उन्हें नष्ट करने का काम करती है। तो इस तरीके से हमने यकृत के बारे में सामान्य जानकारी देख ली है। अब हम यकृत के कुछ विभिन्न कार्य हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने लाल ग्रंथियों के बारे में देख लिया है, फिर हमने आज अग्नाशय ग्रंथि के बारे में देख लिया है। अग्नाशय ग्रंथि के पाचन, जो पाचक ग्रंथि के समान काम करती है एसिनाई, और जो अंतःस्रावी ग्रंथि के समान काम करती है लैंगरहैंस की द्वीपिका, इन दोनों भागों को देख लिया। फिर हमने यकृत की संरचना देख ली है कि यकृत में 4 पालियां होती है, लेकिन मुख्य रूप से कितनी पाली होती है, 2 पाली, दाई पाली और बाई पाली, और इन्हीं पालियों की सहायता से यकृत का निर्माण होता है। यही यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। दाई पाली का साइज बड़ा होता है बाई पाली से, और इसी के नीचे क्या पाया जाता है, पित्ताशय पाया जाता है। यह पित्ताशय पित्त वाहिनी के द्वारा किसमें खुलता है, आपकी यकृत वाहिनी में, और दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, सामान्य पित्त वाहिनी, जिसे क्या बोल दिया है, डक्टस कोलोडोकस हमने बोल दिया है। और आगे जाके सामान्य पित्त वाहिनी कहाँ खुल जाएगी, आपकी ग्रहणी में खुल जाती है। क्लियर हो गया। पित्त रस में पित्त वर्णक होते हैं और साथ ही साथ पित्त लवण पाए जाते हैं। इसमें कोई भी पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। यकृत में ही कुफर कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि महाभक्षकाणु के समान कार्य करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यकृत के कार्यों के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।